नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। जैसा कि ARO 2016 का जो बैच था कैंसिल हुआ पेपर 20 सितंबर 2020 को पुनः परीक्षा होने वाली है। एडमिट कार्ड आ गया है। एडमिट कार्ड आया, उसमें एक ख़ास बात ये निकल के आई कि इस बार की परीक्षा में 1/3 माइनस मार्किंग भी है। ठीक है, नकारात्मक अंकों का प्रावधान है, इसलिए आपको थोड़ा सा सचेत होकर चलना है। 1/3 माइनस मार्किंग अपने आप में बहुत बड़ा इफेक्ट डालती है। ठीक है, तो इफेक्ट ये इस टाइप से डालेगी कि आपने मान लो 140 प्रश्न हैं और पूरे अटेम्प्ट कर दिए। यहाँ पे आपके मान लो 30 प्रश्न गलत हो गए। ठीक है, 30 प्रश्न गलत हो गए तो ये 110 प्रश्न जो सही हैं, इसमें से जो 10 प्रश्न हैं इसका अंक ये 30 प्रश्न ले लेगा। टोटल आपके 100 अंक सही जा पाएंगे। ठीक है, ये इफेक्ट डालता है और ये दोनों पेपर में है। ठीक है, हिंदी और जीएस दोनों प्रश्न पत्रों में यही दिक्कत आई है। तो इसलिए अब आपको उन्हीं प्रश्नों को सॉल्व करना है जिसे आप 100% जानते हैं। दूसरा प्रेफरेंस उन्हें दें जिसमें आपको 60-40 का रेशियो है। ठीक है, 60% आपको लगता है आंसर ए होगा और 40% आपको लगता है आंसर बी होगा। इस टाइप वाले में आप उन 20% प्रश्नों को रखिए जो इस टाइप से हैं, लेकिन 50-50 के रेशियो में आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आप थोड़ी सी तैयारी में धार देने की ज़रूरत है, क्योंकि अब आपको तुक्का से काम नहीं चल पाएगा। तुक्का लगाने से अगली बार क्या होता था कि प्री क्वालिफाई हो जाते थे बंदे, मेंस में दिक्कत होती थी। लेकिन अब तुक्का को समाप्त करना चाहता है UPPSC। ठीक है, UPPSC। तो इसलिए ये ध्यान रखना है। हालांकि नोटिफिकेशन में इसका प्रावधान नहीं है 1/3 का माइनस मार्किंग, क्योंकि नोटिफिकेशन तो 2016 वाला ही है और इसमें हमने कई बार ट्वीट भी किया है और कई बार मुख्यमंत्री योगी जी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहाँ भी हमने कई ऐसे प्रोग्राम्स उठाए हैं, कई ऐसे तथ्य रखे हैं जिसमें ये 1/3 का माइनस मार्किंग का प्रावधान हटाया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है, अगर होता है तब तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन ऐसा होने में असमर्थता दिख रही है हमें। फिर भी आइए देखते हैं, तैयारी की तरफ बढ़ते हैं। 2014 का ये प्रीवियस ईयर पेपर है, ध्यान रखना है। 2014 ARO की वैकेंसी थी, उसमें प्रीलिम्स की परीक्षा हुई थी, उसका हम लोग प्रश्न पत्र फर्स्ट देख रहे हैं। ठीक है, जीएस के 140 प्रश्न हैं। ये सेशन आपको कैसा लग रहा है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। चैनल के साथ अगर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे और आप चैनल का भरपूर लाभ ले सकें। आइए देखते हैं। हिस्ट्री से क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता से। सबसे पहला, गोपथ ब्राह्मण संबंधित है, तो गोपथ ब्राह्मण का संबंध अथर्ववेद में मिलता है, जबकि सबसे पुराना जो वेद है वो कौन सा है? ऋग्वेद है। ठीक है, ध्यान रखना है। गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ऐतरेय कार्तिकेय नामक ब्राह्मण ऋग्वेद तथा शतपथ तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद में, पंचविश तथा तांड ब्राह्मण सामवेद में मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध, जैन, भगवत तथा शैव धर्म से। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है नयनार कौन थे? तो नयनार जो हैं वो शैव धर्मानुयायी थे। नयनार शैव धर्मानुयायी थे। दक्षिण भारत के पूर्व मध्यकाल में भगवान विष्णु की उपासना करने वाले अलवार और भगवान शिव की उपासना करने वाले नयनार कहलाए थे। भगवान विष्णु की उपासना करने वाले अलवार और भगवान शिव की उपासना करने वाले नयनार कहलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था। ठीक है, इतिहास का क्वेश्चन है इसलिए था लगा है। तो वल्लभी कहाँ स्थित था? तो ये गुजरात प्रांत में पड़ता है। वल्लभी प्राचीन भारत का एक नगर था जो 5वीं से 8वीं शताब्दी तक मैत्रिक वंश की राजधानी रहा है। यह पश्चिमी भारत के सौराष्ट्र में और बाद में गुजरात राज्य के भावनगर के बंदरगाह के पश्चिमोत्तर खंभात की खाड़ी के मुहावने पर स्थित था। ठीक है, 470 ईस्वी में मैत्रिक वंश के संस्थापक सेनापति भट्टाकर ने इसकी स्थापना भी की थी। ध्यान रखना है। तो कहाँ पे है वल्लभी विश्वविद्यालय? तो ये गुजरात में पड़ता है, ध्यान रखना है। वल्लभी विद्यालय था जो तक्षशिला तथा नालंदा की परंपरा में भी था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। हीनयान अवस्था का विशालतम तथा सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यग्रह कौन सा है? तो कार्ले चैत्यग्रह पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है? तो कार्ले पड़ेगा आपका
महाराष्ट्र में, लोनावाला महाराष्ट्र में पड़ता है कार्यालय, ठीक है, महाराष्ट्र। उद्धव ठाकरे यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं। भगत सिंह कोश्यारी एडिशनल चार्ज पाए हुए हैं इस समय गोवा के राज्यपाल की। गोवा की अगर बात करते हैं तो गोवा के मुख्यमंत्री कौन हैं, तो गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत जी, ठीक है, प्रमोद सावंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य एवं मरुत्तर काल से सप्तपर्णी गुफा स्थित है, तो ये कहाँ पे है, ये राजगृह में स्थित है, राजगृह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी। द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी, तो होयसल वंश की राजधानी थी। होयसल राजवंश की राजधानी द्वार समुद्र थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है, तो महाभारत को हम लोग मूलतः जय संहिता के रूप में भी जानते हैं, जय संहिता, ठीक है, डी इज द राइट आंसर। महाभारत में टोटल 8800 श्लोक हैं और 24,000 श्लोक हो गए हैं अब। पहले इसमें केवल और केवल 8800 श्लोक थे, वर्तमान में 24,000 प्लस श्लोक हो गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूरणों को पराजित किया था, तो ये भीतरी के स्तंभलेख से जान पड़ता है कि स्तंभगुप्त ने हूरणों को भी पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष ने निम्नलिखित में से किस रचनाओं का लेख किया है, तो प्रियदर्शिका, ठीक है, नागानंद और रत्नावली, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मुगल साम्राज्य से क्वेश्चन पूछा गया है, यानी मध्यकालीन भारत का इतिहास स्टार्ट होता है। इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी से नवाजा था, तो शाह बुलंद इकबाल की पदवी से दारा शिकोह को नवाजा गया था, शाह बुलंद इकबाल, ठीक है, दारा शिकोह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, स्वतंत्रता संग्राम एवं राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन पूछा गया। रोलैक्ट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ है, अगर पारित की बात करते हैं तो चैम्सफोर्ड, ठीक है, चैम्सफोर्ड। 1916 से 1921 के मध्य भारत के वायसराय चैम्सफोर्ड रहे हैं। इन्हीं के कार्यकाल में 1919 में रोलैक्ट एक्ट आया था, ठीक है, 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 किस डेट से प्रभावी हुआ है, तो ये हुआ है 18 जुलाई 1947 से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में कब अपनाया गया, तो ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था 1905 में। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करते हैं, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है हिस्ट्री का, फूट डालो और राज्य करो की नीति किसने अपनाई थी, तो फूट डालो और राज्य करो की नीति जिम्मेदार सामान्य तौर पर लॉर्ड कर्जन ने अपनाई थी, ठीक है, लॉर्ड कर्जन इज द राइट आंसर, ठीक है। जबकि लोक सेवा आयोग द्वारा जारी उत्तर कुंजी के अनुसार लॉर्ड मिंटो को फूट डालो राज करो नीति को अपनाने का कार्य दिया गया है, इसका राइट आंसर लॉर्ड मिंटो दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, लॉर्ड कर्जन, फूट डालो राज करो कर्जन, ठीक है, फूट डालो राज करो का कर्जन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था, तो गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। 1913 में सोहन सिंह भाकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला, जिसमें इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में था। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, इनमें से कौन सा एक उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं थे,
तो जो उग्र विचारधारा के नेता हैं उनमें सबसे पहला नाम आता है बाल गंगाधर तिलक, फिर लाला लाजपत राय, देन बिपिन चंद्र पाल और लास्ट में अरविंदो घोष। इसमें गोपाल कृष्ण गोखले जो लिखे हुए हैं ये उग्र विचारधारा से संबंध नहीं रखते हैं। ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। इनमें से किसे द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो दादा भाई नेहरूजी को द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, इसलिए सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था? तो संविधान सभा का अध्यक्ष की अगर बात की जा रही तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आएंगे, जबकि अस्थायी अध्यक्ष की अगर बात की जाती तो यहाँ पे आ जाते कौन? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी आ जाते। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब फहराया गया? तो स्वतंत्रता का जो नवग्रहित तिरंगा है वो फहराया गया था सबसे पहले 31 दिसंबर 1929 को लाहौर के अधिवेशन में फहरा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। भूदान आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था? तो भूदान आंदोलन सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य में स्टार्ट हुआ था। दक्षिण भारत का एक बढ़िया आंदोलन था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। भारत के भूगोल से क्वेश्चन है। शुष्कता दशा संदर्भित है, तो ये निम्न आर्द्रता वाले में शुष्कता दशा संदर्भित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का दूसरा बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का दूसरा बृहत्तम महाद्वीप है अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की अगर बात करते हैं। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, महानदी, गोदावरी, नर्मदा और ताप्ती। यहाँ जो है उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाने का काम करती है महानदी। ठीक है, महानदी। 858 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है महानदी की, और ये अपना डेल्टा उड़ीसा में बनाती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आइए देखते हैं। बेतवा नदी मिलती है, तो बेतवा नदी यमुना से मिलती है। यमुना की सहायक नदी है बेतवा। ध्यान रखना है, कई बार वनडे एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा यमुना। बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं अगर, तो भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर आपको बताना है। 9 राज्य टोटल समुद्र के किनारे पर बसे हुए हैं। 9 राज्य कौन कौन से हैं आइए देखते हैं, यानी तटरेखा वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, फिर से देखते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। कई बार वनडे एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। तटरेखा वाले राज्य कितने हैं? 9। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है, यानी सबसे बढ़िया मृदा कौन सी है? तो वो है काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु के लावा क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मिट्टी मृतिकामय, अत्यधिक लसीली, अपारगम, सूखने के, कटान आदि के कामों में आती है। संकुचन और फैलाव के गुणों से युक्त होती है। इसमें चूना, लोहा, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की अगर बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है। साधारणतया ओरोबैंको खरपतवार पाया जाता है, तो ओरोबैंको जो है ये तंबाकू के खेतों में पाया जाता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है, तो किसमें? सोयाबीन में पाई जाती है। सोयाबीन में अगर बात करते हैं तो प्रोटीन की कितना होता है? 33%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। बासमती चावल में रोपाई हुए उपयुक्त बीज दर क्या है? तो बासमती के चावल में बीज का प्रतिशत क्या होता है? तो 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक, सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम क्या है? तो मुद्रा का अगर अवमूल्यन, डिमोनेटाइजेशन हो जाता है, तो देश में निर्यातों का बढ़ावा एवं आयातों का घाटा हो जाता है। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 ह्यूमस उदाहरण है, तो ये मृदा संरक्षण का उदाहरण है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। मृदा संरचना का उदाहरण ह्यूमस है, ह्यूमस। ठीक है, मृदा संरचना का उदाहरण है ह्यूमस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन में के लिए पहचान नहीं रखता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इलायची का उत्पादन वहाँ नहीं होता है। ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा। यहाँ पे जो उड़ीसा राज्य है इलायची बिल्कुल नहीं उगाता है, जबकि भारत में जो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य हैं यहाँ पे इलायची का उत्पादन बढ़िया मात्रा में होता है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं।
मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पोवई झील जो है वहीं से मीठी नदी निकलती है। पोवई झील मुंबई की एक बढ़िया झील है, 15 किलोमीटर लंबी ये नदी है। ठीक है, 15 किलोमीटर लंबी ये नदी है, मीठी नदी, जो कि पोवई झील से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कोयले का सर्वाधिक उत्पादन उड़ीसा राज्य में होगा, उड़ीसा। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। हजीरा बीजापुर जगदीशपुर HBJ गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण द्वारा निर्मित की गई है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने HBJ गैस पाइपलाइन की मंजूरी दी है और ये हजीरा बीजापुर और जगदीशपुर गैस पाइपलाइन की परियोजना का निर्माण कर रही है। विश्व के भूगोल से स्थल मंडल से क्वेश्चन पूछा गया, अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में पड़ती है, राजस्थान में अरावली है। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्ण पर्णपाती वनों का विस्तार सबसे ज़्यादा है? तो एशिया है। ठीक है, उष्ण पर्णपाती वन तो सबसे ज़्यादा एशिया में पाए जाते हैं। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, सारगासो समुद्र की विशेषता है? तो ये विशिष्ट समुद्री वनस्पति है सारगासो, और इसमें आयोडीन की मात्रा सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 आर्थिकी भूगोल से क्वेश्चन है। मैक्सिको का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मैक्सिको का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है चांदी। ठीक है, चांदी सबसे ज़्यादा पाई जाती है मैक्सिको में। क्वेश्चन नंबर 40 निम्नलिखित में से कौन सा नगर सुपीरियर झील पर स्थित है? तो सुपीरियर झील पर स्थित नगर है डेट्राइट। डेट्राइट पाया जाता है सुपीरियर झील पर ही। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? दक्षिण भारत का राज्य है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में इस्पात उत्पादन में किस स्थान पे है? तो इस्पात के उत्पादन में भारत तीसरा स्थान रखता है। ठीक है, पहले नंबर पे आता है चीन, चीन के बाद अमेरिका यानी USA, देन इंडिया, तीसरे नंबर पे इंडिया आता है। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। जनसंख्या एवं नगरीकरण से क्वेश्चन पूछा गया है। 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यूपी के किस जिले में साक्षरता दर ज़्यादा थी? तो वो था गाजियाबाद। ठीक है, सॉरी 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर? तो एक कानपुर है, 79.7% है। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर 80.1%, न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती है। श्रावस्ती में कितना है? 46.7% है। किंतु दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक जिलों का चयन करना हो तो वो कानपुर नगर 79.7% होगा। नोट आयोग ने इसका उत्तर ए माना है, यानी गाजियाबाद माना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, भारत में जनसंख्या घनत्व क्या है? तो निरंतर बढ़ रहा है। जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास कर रहे हैं। ठीक है, 382। 2001 की अपेक्षा 57 लोगों की बढ़ोतरी हुई है। यहाँ पे 57 लोगों की बढ़ोतरी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक दशक भारतीय नियोजन के इतिहास में रोजगार विहीन वृद्धि का दशक कहलाने योग्य है? तो वहाँ पे 2005 से 2015 के बीच रोजगार विहीन वृद्धि का दशक कहलाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है। तो भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना कब की जाती है? 7 वर्ष की उम्र के ऊपर जनसंख्या वाले से। ठीक है, 7 वर्ष की उम्र के ऊपर के जो बच्चे हैं उनसे साक्षरता दर निकाली जाती है। 2011 की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 31.2% लोग नगर में निवास करते हैं, जबकि 78.8% लोग कहाँ पे हैं? 68.8% लोग ग्रामीण में निवास करते हैं। भारतीय संविधान से क्वेश्चन पूछा गया है। 48वें नंबर पे क्वेश्चन आया है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार यानी अनुच्छेद 5 स्वीकृत है। तो समानता का अधिकार जो है वो 14 से 18 के मध्य है। ठीक है, 14 से 18 के मध्य समानता का अधिकार दिया गया है। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर क्या है 14? तो 14 है विधि के समक्ष समानता, जबकि 15 है धर्म, मूल, जाति, लिंग
जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव में प्रतिषेध। 16 है लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता, जबकि 17 है अस्पृश्यता का अंत। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ध्यान रखना है। और उपाधियों का अंत है 18, अनुच्छेद 18। ठीक। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा का उधार कहाँ से लिया है? तो यूएसए के संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए हैं, यूएसए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया था? संविधान के बाद में जोड़ा गया तो मुफ्त कानूनी सलाह बाद में जोड़ा गया है। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। किनके बीच संबंधों की पुनरीक्षा के लिए सहकारिता आयोग का गठन किया गया था? तो केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध थे उन्हें स्थापित करने के लिए सहकारिता आयोग का गठन किया गया था। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं। भारत के संविधान में किस भाग में संघ राज्यों का संबंध बताया गया है? तो भाग 11 जो है वहाँ बताया गया है भारत के संघ और राज्यों में संबंध। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं। यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों त्यागपत्र दे दें तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर ये भी त्यागपत्र दे दे तो फिर इससे जो सीनियर जजेस होते हैं, ठीक है, इसमें जो सीनियर जजेस होते हैं वो काम करेगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है तो किससे? जनहित याचिका से न्यायिक सक्रियता संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में नवीनतम फैसले के अनुसार सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर बताना है। तो यहाँ जो ए ऑप्शन लिखा है, उच्च न्यायालय AFT के फैसले के विरुद्ध रिट याचिकाओं पर विचार नहीं कर सकती है, यही राइट आंसर है। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं। आर्थिकी से क्वेश्चन पूछा गया है। अब अर्थव्यवस्था स्टार्ट होती है। 15-16 में संघ सरकार के बजट में बीमा कंपनियों की अंश पूंजी के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा बढ़ाकर कितनी % कर दी गई? 49%। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। भारत के दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा की गई थी? तो सबसे पहले BP सिंह द्वारा की गई थी। ठीक है। दीर्घ राजकोषीय घाटा BP सिंह ने सबसे पहले प्रस्तुत किया था। कृषि से क्वेश्चन पूछा गया है। 2011 में सूक्ष्म एवं वित्तीय संस्था ने माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर स्थापित की गई थी? तो मालेगांव समिति की सिफारिश हुई थी, तब जाके माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट स्थापित हुई थी। इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं। प्रतिछाया बैंकिंग क्या है? प्रतिछाया बैंकिंग है गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न कराना, ये है प्रतिछाया बैंकिंग। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। 31 मार्च 2015 को निम्नलिखित में से किस गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारिक बैंक खोलने का लाइसेंस दिया गया था? IDFC को ये काम सौंपा गया था। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। प्रत्यक्ष कर पूछ रहा है। डायरेक्ट टैक्स कौन सा है? तो ये संपदा कर आ जाता है। ठीक है। संपदा कर एक प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। किस राज्य सरकार के व्यापार का संचालन भारतीय रिजर्व बैंक नहीं करता है? तो जम्मू और कश्मीर की जो गवर्नमेंट थी वहाँ पे RBI काम नहीं करता था। ठीक है। अब ये भी करने लगा है। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं। पेमेंट्स ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अनुसार ग्रेच्युटी भुगतान की अधिकतम सीमा क्या थी? तो 10 लाख थी, 10 लाख इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं। पैन के प्रारंभ में 5 अंग्रेजी के अक्षर होते हैं, जैसे AFZPK 7190K, इनमें P दर्शाता है, तो P जो है वो व्यक्ति को दर्शाता है, P। ठीक है। व्यक्तिगत को दर्शाता है, पर्सनैलिटी। ठीक है। अब साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। भौतिक विज्ञान से शुरू होता है। हवाई जहाज के टायरों को चौड़ा करने में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? नाइट्रोजन भरा जाता है, नाइट्रोजन। हवाई जहाज के टायरों में नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछित होता है। ये सही है,
ये तो एकदम सही है। तीव्र प्रकाश में शरीर के मेलाटोनिन के उत्पादन अधिक होते हैं। हाँ, ये भी सही है। तो ए आर का सही है। ए इज़ द राइट आंसर। ए आर का सही व्याख्या करता है, स्पष्टीकरण करता है। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं। लाल स्याही बनाई जाती है तो इओसिन से लाल स्याही बनाई जाती है। स्याही या रोशनाई का यह मिस एक द्रव्य है जिसमें बहुत से रंजक होते हैं। लाल स्याही इओसिन से बनाई जाती है। इओसिन। भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम बताना है तो मिसाइल आइसोसाइनेट है। 2014 के आरओ में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इससे प्रीवियस वाला जो वीडियो है साइंस वाला, उसमें ये क्वेश्चंस आ चुका है। ठीक है। फोटोग्राफी में स्थिर करने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ कौन सा है तो सोडियम थायोसल्फेट है। फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट नामक यंत्र प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रसायन प्रयोग किया जाता है सोडियम थायोसल्फेट फोटोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस लवण को प्रतिदिन खाद्य नमक के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए तो समुद्री नमक को हम लोग डेली खाद्य यूज में यूज नहीं कर सकते हैं, नहीं तो फिर घातक हो सकता है। प्राकृतिक कपूर प्राप्त होता है तो किससे प्राप्त होता है बेटा? चीन तथा जापान के एक देशज वृक्ष से प्राकृतिक कपूर प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से यौगिकों के एक समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है। विटामिन। ठीक है, सहायक आहार कारक विटामिन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं। भोजन का एक प्रमुख अंग है जो कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, भोजन का एक प्रमुख अंग है कार्बोहाइड्रेट्स। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से बाल एवं नख, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान है बाल और नख में तो केराटिन पाया जाता है बाल और नाखून में। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करते हैं। गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है जिसका कारण उनमें उपस्थिति है तो क्या केसीन के साथ साथ कैरोटीन भी पाया जाता है? केसीन प्रोटीन के साथ साथ कैरोटीन भी पाया जाता है गाय के दूध में, तभी उसका रंग पीला होता है। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं। ईवीएस से क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है तो जैव निम्नीकरण रबड़ है। ठीक है, रबड़, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गैस ओजोन परत के हास्य के लिए उत्तरदायी है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत को क्षरण पहुंचाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 78। प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है तो 78% के साथ नाइट्रोजन टॉप पे है। 78.08% होती है नाइट्रोजन। ठीक है, 78.08%। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है तो लकड़ी काटने से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है, क्योंकि यहाँ से जो वायु का झोंका है वो बदलता है, उससे मौसम परिवर्तित होते हैं जिससे पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है। पारिस्थितिकी के निम्नलिखित में से किसके बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है तो जीव और वातावरण के बीच पारिस्थितिकी का अध्ययन है। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81। मृदा क्षरण को रोका जा सकता है वनोरोपण के द्वारा। ज़्यादा पेड़ लगाइए, काम हो जाएगा, मृदा क्षरण अपने आप रुक जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करते हैं। लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले को स्पर्श नहीं करती है? बलिया यूपी का सबसे पूर्वोत्तर जिला है, सबसे पूर्वी जिला है, बिहार से अपना बॉर्डर शेयर करता है तो इसकी सीमा लखनऊ से नहीं मिलती है। निम्नलिखित झीलों में से कौन एक विश्व धरोहर स्थल है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्रोएशिया की पिल्टविस झील। क्रोएशिया की पिल्टविस झील जो है वो विश्व धरोहर स्थल में शामिल है और 1979 में शामिल हो गई थी। 84 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। एजेंडा 21 किस क्षेत्र से संबंधित है तो ये सतत विकास से संबंधित है। एजेंडा 21, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सतत विकास से संबंधित एक योजना है। जनरथ नाम दिया गया है तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक बढ़िया लागत की ऐसी बस बनाई गई है, उसको जनरथ के नाम से जानते हैं। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करते हैं। वर्ष 2013 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, असत्य को बताना है। तो उत्तर प्रदेश में जन्म दर 1000 जनसंख्या पर भारत की जन्म दर से अधिक थी, गलत है।
ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, गलत को पहचानना था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 87 की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में वर्ष 15-16 को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है? किसान वर्ष। ठीक है, किसान वर्ष इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88, उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग आता है? तो व्यापार कर से आता है, यूपी सरकार का सबसे बड़ा आय का कर। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी के स्पेशल वीडियो में हमने ये शेयर किया है, ग्रेटर नोएडा में है। ठीक है, ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पे है? तो ये अपने राजधानी क्षेत्र लखनऊ में ही स्थित है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो ये मेरठ में पाया जाएगा, आलू अनुसंधान केंद्र मेरठ में है। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन से कारक सबसे अधिक प्रभावी हैं? तो उन्नत किस्म की बीजों का बढ़ता प्रयोग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 की अगर बात करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न शहरों में मेट्रो रेल चलाने का निर्णय किया गया है, उस सूची में निम्नलिखित शहरों में से किसका स्थान नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इलाहाबाद इसमें नहीं आता है, लेकिन अब जो लेटेस्ट आंसर है उसमें इलाहाबाद भी शामिल हो गया है, मेट्रो इलाहाबाद में भी चलने वाली है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित मेट्रो रेल परियोजना की हरी झंडी देने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 4 अन्य जनपद मेरठ, कानपुर, आगरा, वाराणसी में भी जल्दी मेट्रो रेल परियोजना की शुरुआत करने का निर्णय लिया जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा 2 सितंबर 2015 को इलाहाबाद में भी मेट्रो रेल चलाने की घोषणा कर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र चैती और कजरी केंद्रों का आयोजन किस शहर में करता है? तो चैती और कजरी का आयोजन जो है वाराणसी क्षेत्र में होता है, पीएम मोदी का ये संसदीय क्षेत्र है, ध्यान रखना है। बाबा काशी विश्वनाथ का भी क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 95, तर्क शक्ति से क्वेश्चन पूछा गया है। 10 और 50 के मध्य एक अभाज्य संख्या इस प्रकार है कि उसके अंकों का आपस में बदलने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उस संख्या का वर्ग क्या होगा? तो संख्या आपको बतानी है 121। 11 आएगा जो 10 के बाद ही आता है और 11 का वर्ग 121 होता है, चाहे इधर से बदलिए या उधर से, सेम ही रहने वाला है। ठीक है, 11 का स्क्वायर 121 होता है। अब उसको आप चाहे इधर से लिखें, इसको यहाँ लिखें, चाहे इसको यहाँ लिखें, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ए इज़ द राइट आंसर। तर्क शक्ति यानी रीजनिंग से क्वेश्चन था, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 96, अक्षर श्रृंखला रैंकिंग से क्वेश्चन आया है। ARENIJM के बाद क्या आएगा? लुप्त अक्षर बताना है। तो ए के बाद ये आए BCDEFGHIJKLM, आर के बाद STU, सॉरी इधर से चल रहा है JKLMN, तो जे से 3 अक्षर प्रीवियस आना है, क्या एफ के बाद GHIJ, तो एफ इसका राइट आंसर हो जाएगा, एफ यानी डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 की बात करते हैं। मैथमेटिक्स में M को P से, A को D से, T को W से और इस प्रकार अन्य को बदल दिया जाए तो नवीन अक्षर श्रृंखला का 9वां अक्षर क्या होगा? M को P से, M को P से, A को D से, T को W से, नवीन अक्षर श्रृंखला का 9वां अक्षर क्या होगा? 3 3 6 3 9, आई रहना है, उसमें कोई चेंज तो दिख नहीं रहा है, इसलिए एल इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आई को एल में बदलना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 98, बॉक्स मैट्रिक्स का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मैट्रिक्स का सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मैट्रिक्स को भरना है, किस टाइप से मैट्रिक्स भरी जाएगी? 5 7 9 9 6 4 36 36, तो अगला स्टेप क्या होगा? तो यहाँ 5 + 9 क्या होने वाला है? 9 क्या होने वाला है? 5 7 9 9 6 4 36 36, तो क्या? ठीक है, तो यहाँ 5 9 45 - 9, 5 × 9 5 9 45
-9, 36 9 45 होता है। ठीक है, 7 6 42, 7 × 6 42 -6। ठीक है, तो यहाँ 9 चौक 36 -4 हो जाएगा। 9 चौको 36 -4 यानी 32 इसका राइट आंसर होगा। बी इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 की बात करते हैं। डायरेक्शन का क्वेश्चन है। राम उत्तर पश्चिम 4 किलोमीटर पैदल चलता है, फिर 3 किलोमीटर दक्षिण चलता है। प्रस्थान बिंदु से वह कितनी दूरी पे है? अगर 4 और 3 चला है तो ये 5 आएगा। इसका राइट आंसर डी इज द राइट आंसर। ट्रिपलेट लगा दीजिए। 4 3 किसी टाइप से चलेगा, ये ट्रिपलेट में आंसर रही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100। एक समय में केवल एक अक्षर परिवर्तित करते हुए कितने न्यूनतम चरणों में शब्द LOCK को BANK में बदला जा सकता है? प्रत्येक परिवर्तन में एक सार्थक शब्द बनना चाहिए। तो 3 परिवर्तन टोटल होंगे और ये सार्थक शब्द लॉक जो है वो बैंक में बदल जाएगा। जैसे लॉक LACK होगा, स्टेप 1 है LOCK, फिर LACK हो जाएगा। LAC को BACK करेंगे, BACK को BANK कर देंगे। ठीक है, तीसरा स्टेप में आराम से बदल जाएगा BANK। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 101 की अगर बात करते हैं। यदि एक दर्पण में देखते हुए किसी घड़ी में 9:30 प्रतीत होता है तो सही समय क्या है? 12 बजे में से 9:30 घटा देना है। राइट आंसर हो जाएगा 2:30। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102। एक बॉक्स दिया गया है, मैट्रिक्स का बढ़िया क्वेश्चन है, 4 स्टेप वाला है। राइट आंसर इसमें क्या होना है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 5 17 9 कितना होता है? 5 17 9। अगर तीनों को ऐड कर लिया जाए तो 9 5 14 17 31 हो जाएगा। 7 3 10 21 31 हो जाएगा। तो 8 7 15 16 31 हो रहा है, यानी सबका योग 31 हो रहा है, तो इसका योग भी 31 होना चाहिए। 10 6 16 तो 15 और जोड़ दिया जाए तो 31 हो जाएगा। यहाँ 15 भरा जाएगा। ठीक है, टोटल का योग जो है वो 31 बन रहा है, इसलिए ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 15 इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103 की बात करते हैं। 2000 के 2/5 का 50% का 40% क्या होगा? 160 आएगा। 2000 के 2/5, 5 चौको 20, 400 दूना 800, 800 का 50% 400 और 400 का 40%, 40/100, 4 चौक 16, 160 आएगा। 160 डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 9/13, 17/26, 28/29 और 33/52 में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है? इसमें LCM से काम चलता है। राइट आंसर क्या आ जाएगा? 28/29 इसका राइट आंसर होगा। सी इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह अन्य से भिन्न है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर आपको बताना है। 3 11 13 17, 3 5 41 47, 3 7 17 सब अभाज्य संख्याएं, जबकि 7 14 18 37 ये सही लिखा है। ठीक है, इसमें सम संख्याएं भी हैं। 14 जैसे सम आ गया, 18 सम आ गया, 37 अभाज्य। लेकिन इसमें सब में जो अदर ऑप्शंस हैं उसमें अभाज्य संख्याओं का ही योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106। 100 को विभाजित करने वाली प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है? बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 100 को विभाजित करने वाली प्राकृतिक संख्याओं का योग, टोटल योग 117 बनता है। 2 4 5 10 20 25 50 100 इतना आएगा। तो ये 217 इसका राइट आंसर होगा। 217। ठीक है, 217 200 डी इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107। प्लस और भाग तथा 2 और 5 को आपस में बदलते हुए 8 + 4 × 5 + 2 - 3 का मान ज्ञात कीजिए। प्लस और भाग को बदलना है तो 8/4 हो जाएगा, गुणे 2 और 5 को बदलना है, 2 और 5 को भी बदलना है, गुणे 2 प्लस को भाग कर देना है, 2/5 - 3। ठीक, अब इसका राइट आंसर आपको बताना है। 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 2 6 हो जाएगा।
5 में से 3 गया 2 प्लस 2 दूनी 4, तो ये 6 इसका राइट आंसर होगा। सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 108 अनुक्रम दिया गया है एक्स बी जेड बी डी वाई टी एफ एक्स आर एच डब्ल्यू, तो राइट आंसर अगला पद क्या होगा? तो पी जे बी हो जाएगा। पी जे बी, ठीक, बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 109 की बात करते हैं। यदि किसी आयताकार क्षेत्र की लंबाई 50% बढ़ा दी जाए, चौड़ाई 20% बढ़ा दी जाए, तो उसका क्षेत्रफल कितना % बढ़ जाएगा? तो 50, 20, 70, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 70, 10, 80 वहाँ बढ़ेगा। तो इसका क्षेत्रफल जो टोटल बढ़ने वाला है वो 9/5 गुना बढ़ेगा। ठीक है, 9/5 गुना। 9/5 का मतलब क्या होता है? अगर एक्स वाई में मानते हैं तो भी बढ़ा जाएगा। ऐसे ही सीधा लगाते हैं। 50% लंबाई x चौड़ाई y अगर मानते हैं तो आयत का क्षेत्रफल एक्स वाई होता है। आयत की लंबाई प्रश्नानुसार बढ़ाने पे 10 थी 15 कर दिया, यानी 3/2 हो गया। आयत की चौड़ाई कितनी थी? 10, 12, यानी 20% बढ़ाया गया। 6y/5 हो गया। अब वही आएगा चाहे जो कर लें। 150x/100 गुणे 120y/100 निकलेगा तो वही ना। 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 दूनी 10, 3x/2 हो जाएगा यहाँ। और गुणे 20 पंचे 100, 20 छक्का 120, 20 पंचे 100, 6/5 यहाँ आ जाएगा y। तो 6 या 18 बटा 18 बटे 5 दूनी 10 होना चाहिए। 5 दूनी 10, तो ये 9/5 ही आएगा। 9/5 गुना, ठीक है, 9/5 टाइम्स आएगा। सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 110 की बात करते हैं। 5, 10, 15 तथा x का औसत 20 है, तो x का मान बताना है। 5, 10, 15 x का औसत बताना है कि इसका औसत 20 है। ठीक है, कैसे 20 लाना है? 5 में 15 जोड़ना है तब 20 होगा, 10 में 10 जोड़ना है, 15, 10, 25 हो गया, और 15 में 5 जोड़ना है तब 20 होगा। तो 15, 10, 25, 5, 30 एक्स्ट्रा हो गया, प्लस 20 या 50 इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111 की बात करते हैं। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2015 के विजेता राजेंद्र सिंह किस गैर सरकारी संगठन के साथ जुड़े हुए थे? तरुण भारत संघ से जुड़े हुए थे। ठीक है, तरुण भारत संघ। 2016 में आयोजित होने वाले आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर 7वें एशियाई मंत्रिस्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? भारत में आयोजित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 113 की बात करते हैं। पुलिस सुरक्षा एवं आपराधिक न्याय पर सरदार पटेल विश्वविद्यालय के सहयोग से इंडियन फाउंडेशन द्वारा प्रथम आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2015 कहाँ आयोजित किया गया है? राजस्थान के जयपुर में। ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 114 की बात करते हैं। गौरैया राज्य पक्षी के रूप में घरेलू गौरैया की घोषणा किसने की है? दिल्ली गवर्नमेंट ने की है। सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 115 की बात करते हैं। प्रसिद्ध व्यक्तित्व यूसुफ अली केचरी का निधन हो गया, वो कौन थे? तो मलयालम कवि के रूप में जाने जाते थे। सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 116 प्रसिद्ध व्यक्तित्व लिया वैन लीरा का हाल ही में निधन हुआ है, वो कौन थी? तो इजरायली सिनेमा की अग्रदूत थी। बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 117 की बात करते हैं। श्री रामायण महान्वेषण पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? एम वीरप्पा मोइली। डी इज़ द राइट आंसर। सोलर इम्पल्स 2 क्या है? तो सौर ऊर्जा संचालित विमान है, सोलर इम्पल्स 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119 की बात करते हैं। किस राज्य ने लड़कियों के लिए भाग्यश्री योजना का शुभारंभ किया है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। ठीक है, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 120 की बात करते हैं। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? तो शेर है। ठीक है, शेर। मेक इन इंडिया का लोगो शेर है।
क्वेश्चन नंबर 121 की बात करते हैं। 15-16 में संघ सरकार के बजट में निम्नलिखित में से कौन सी पेंशन योजना को पुनः प्रारंभ किया गया है? तो अटल पेंशन योजना को 2015-16 में पुनः प्रारंभ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 122 की बात करते हैं। वर्ष 2014 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार इनमें से किसको प्रदान किया गया है? तो शशि कपूर जी को दिया गया है। शशि कपूर 13 मार्च 2013 को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 123, प्रधानमंत्री जन धन योजना के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। राइट आंसर आपको बताना है। दुर्घटना बीमा 1 लाख रुपए है और जीवन बीमा 30,000 रुपये है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124 की बात करते हैं। महात्मा गांधी की ऐतिहासिक प्रतिमा का अनावरण किस देश की संसद में हुआ है? तो अपना ब्रिटेन है। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 125 की बात करते हैं। टाइम्स की विश्व प्रसिद्ध रैंकिंग 2015 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पे रहा है? तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय, हार्वर्ड। और वर्तमान में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय टॉप पे है। ठीक है, ऑक्सफोर्ड। और स्टैनफोर्ड सेकंड पे, वर्तमान में सेकंड पे है स्टैनफोर्ड। ठीक। क्वेश्चन नंबर 126, नैना नाम से नया शहर निम्नलिखित हवाई अड्डों में से किसके पास स्थापित किया गया है? तो नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुंबई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 137, गार्जियन समाचार पत्र के एडिटर इन चीफ के रूप में इनमें से किसे नवनियुक्त किया गया है? तो कैथरीन वाइनर, कैथरीन वाइनर। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 128 की बात करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो सतत टीकाकरण, निवारकों रोगों के खिलाफ बच्चों का टीकाकरण है। ये सतत निवारीकरण के रोगों के लिए बच्चों का टीकाकरण है, मिशन इंद्रधनुष। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 129 की बात करते हैं। प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो टाइलर पुरस्कार पर्यावरण क्षेत्र में दिया जाता है, ध्यान रखना है। लास्ट 130 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में निर्णय यानी फैसले के अनुसार IT अधिनियम की धारा 66A किसका उल्लंघन करती है? तो अनुच्छेद 19(1) का। क्वेश्चन नंबर 131 की बात करते हैं। हाल ही में खाद्य संसाधन के लिए स्वीकृति 17 मेगा फूड पार्कों में से किस राज्य में एजेंसियों का आवंटन किया गया है? 7 राज्यों में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 132 की बात करते हैं। इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी स्पीकर्स पासवेक्टिस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो मीरा कुमार द्वारा लिखी गई है। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 133 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बहुउद्देशीय संस्थाएं भारत में कार्यरत हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कौन कौन सी हैं? तो सैमसंग कॉरपोरेशन और जो है LG, ये दोनों भारत में हैं, यानी बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134, मेघालय का लोक नृत्य कौन सा है? तो लोहो, लोहो या लोहा, लोहा। ठीक है, ये मेघालय का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 135, केंद्रीय औषधियों एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो यह राजधानी क्षेत्र लखनऊ में है। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 136 की बात करते हैं। निम्नलिखित फार्म में चल लागत पूंजी में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं है? तो भूमि राजस्व जो है वो चल लागत के पूंजी में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 137 की बात करते हैं। भारत में कितने आदमी पर कर की शुरुआत की गई थी? तो जेम्स विल्सन ने सबसे पहले कर की शुरुआत की थी। आमदनी पर कर 1860 में जेम्स विल्सन ने लगाया था। क्वेश्चन नंबर 138, लखनऊ बाय पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? विनोद मेहता द्वारा। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित में से किससे राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव प्रबंधन के लिए ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया है? तो बांदीपुर रिजर्व टाइगर लाइन है, वहीं पे मानव रहित हवाई वाहन का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन है, मीठी बिरदी परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से स्थापित की जा रही है? तो USA इज द राइट आंसर। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे और आप चैनल का भरपूर लाभ ले सकें। किसी अदर टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। उस पर भी चैनल बहुत जल्द प्रयास करता है और पूरा वीडियो प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करता है। धन्यवाद।